Hello friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss one liner of BRBL. So दोस्तों BRBL के इंटायर सिलेबस को मैं ट्राई किया हूँ वन लाइनर के रूप में प्रेजेंट करने का। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बैंकिंग इन इंडिया मेनली गवर्न होता है BR एक्ट और RBI एक्ट से। BR एक्ट को बैंकिंग रिलेशन एक्ट कहा जाता है, RBI एक्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। बैंकिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ऑफ बैंकिंग रिलेशन एक्ट 1949। बैंकर जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं मनी का और कुछ और नहीं कर सकते। बैंकर रिफ्यूज़ कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने का अनडिजायरेबल पर्सन का। सेक्शन 49 है BR एक्ट का कहता है कोई पर्सन बैंकिंग कंपनीज के अलावा ऑथराइज नहीं है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे जो कि चेक से विड्रॉवल हो। ये नेसेसरी है कि आपके पास एक लाइसेंस हो RBI के द्वारा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द BR एक्ट, ताकि आप बैंकिंग बिजनेस को कमेंस कर सकें। दोस्तों सेक्शन 8 जो है BR एक्ट का ये प्रोहिबिट करता है बैंकिंग कंपनी को कि वो इंगेज करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेडिंग एक्टिविटी में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है SBI एक्ट 1955 के अंतर्गत। RRBs यानी जनरल रूरल बैंक को कॉन्स्टिट्यूट किया गया RRB एक्ट 1976 के अंतर्गत। जितने भी फॉरेन बैंक है जो कि ट्रांजेक्ट करते हैं बैंकिंग बिजनेस भारत में, वो गवर्न किए जाते हैं बैंकिंग रिलेशन एक्ट और RBI एक्ट के द्वारा। एक कोऑपरेटिव बैंक कंडक्ट करती है ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस, लेकिन इस्टेब्लिश किया जाता है कोऑपरेटिव बेसिस पे। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का जो हिस्ट्री है वो इनैक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से डेट बैक करता है। यदि कोई कोऑपरेटिव बैंक जो है एक से ज़्यादा स्टेट में ऑपरेट हो रही है तो वहाँ पे सेंट्रल एक्ट यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अप्लाई होता है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में परफॉर्म करे। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया सेंट्रल बैंक की फॉर्मेशन का। फर्स्ट गवर्नर RBI के ऑसबॉर्न स्मिथ थे। RBI को इस्टेब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को। RBI परमानेंटली सिचुएटेड है मुंबई में सिंस 1937। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट कंटिन्यू अवर डिस्कशन। नेक्स्ट है जनवरी 1949 में RBI को नेशनलाइज किया गया। पहला स्केड्यूल RBI एक्ट 1934 का डिफाइन करता है 4 एरिया जिसके अंदर इंडियन स्टेट्स आएगा। जो 4 एरिया है वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, साउदर्न एरिया है। RBI एक्ट डिफाइन करता है स्केड्यूल बैंक को। सेकंड स्केड्यूल जो RBI एक्ट का है उसके अंदर डेफिनेशन होता है स्केड्यूल बैंक का। सेक्शन 7 जो है RBI एक्ट 1934 का वो स्टेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकता है RBI के फंक्शनिंग को RBI बोर्ड के माध्यम से, और RBI एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। सेक्शन 17 जो RBI एक्ट का है वो डिफाइन करता है किस मैनर से RBI बिजनेस कंडक्ट करेगी। RBI एक्ट 1934 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, पावर से और फंक्शन से RBI का। सेक्शन 18 जो RBI एक्ट का है वो डील करता है इमरजेंसी लोन टू द बैंक। सेक्शन 20 RBI एक्ट 1934 का नैरेट करता है ऑब्लिगेशन ऑफ द RBI टू ट्रांसैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। सेक्शन 21 जो RBI एक्ट का है वो स्टेट करता है कि RBI बैंकिंग अफेयर को कंडक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक डेब्ट को मैनेज करेगा। सेक्शन 22 RBI एक्ट का स्टेट करता है कि RBI के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो करेंसी नोट को इशू कर सकता है भारत में। सेक्शन 24 स्टेट करता है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन कुछ नोट का 10,000 रुपया हो सकता है। सेक्शन 26 डिस्क्राइब करता है कि लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ इंडियन बैंकिंग नोट्स। सेक्शन 26(2) डील करता है लीगल टेंडर ऑफ नोट्स का विड्रॉल का। सेक्शन 27 RBI एक्ट का डील करता है दोस्तों RBI शैल नॉट रीइशू बैंक नोट विच आर टॉर्न, डिफेक्टेड, डिफेस्ड और एक्सेसिवली सॉइल। सेक्शन 28 अलाउ करता है RBI को कि वो रूल बनाए। सो सेक्शन 28 के अंदर क्या होता है दोस्तों, सेक्शन 28 के अंदर RBI जो है रूल बनाता है रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ डैमेज एंड इम्परफेक्ट नोट। सेक्शन 31 स्टेट करता है भारत में केवल RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं और प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट कर सकते हैं। चेक जो कि डिमांड पेबल होता है वो भी इशू किया जा सकता है किसी के द्वारा। सेक्शन 42 जो RBI एक्ट का है वो स्टेट करता है कि कैश रिजर्व जो स्केड्यूल बैंक का है वो RBI के पास बैंक के पास रखना है। सेक्शन 42 जो RBI एक्ट का है वो कहता है कि प्रत्येक स्केड्यूल बैंक एक के पास एवरेज डेली बैलेंस RBI के साथ होना चाहिए। सेक्शन 45U RBI एक्ट का डिफाइन करता है रेपो, रिवर्स रेपो, डेरिवेटिव, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी को। जो बैंकिंग रिलेशन एक्ट है वो फंडामेंटल लॉ है जो कि गवर्न करता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ एंड बैंक इन इंडिया को। So friends, for BRBL we have exclusive material which is most fruitful for your examination. We have full length mock test, we have mock test, we have MCQ question bank in which for every unit there are 100 plus MCQs, and also we have concise notes. If you want to get any of this plan, feel free to WhatsApp me on the number shown on the screen. I will provide you the detail regarding the course. सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस BR एक्ट बैंकिंग रिलेशन एक्ट। बैंकिंग रिलेशन एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है दोस्तों सेक्शन 5 BR एक्ट का, वो बैंक और बैंकिंग कंपनी को डिफाइन करता है। उसके बाद सेक्शन 6 जो BR एक्ट का है वो डील करता है कि कितना फॉर्म ऑफ बिजनेस बैंक अंडरटेक कर सकता है। सेक्शन 7 डील करता है यूजेज ऑफ अनदर वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 8 प्रोहिबिट करता है बैंक को इंगेजिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन ओनली ट्रेडिंग इन एनी ट्रेडिंग। सेक्शन 9 डील करता है नॉन बैंकिंग एसेट के डिस्पोजल का। सेक्शन 10 जो BR एक्ट का है उसमें कहा गया कि बैंकिंग कंपनी को मैनेज किया जाएगा होल टाइम
चेयरमैन के द्वारा। सेक्शन 10 BB ऑफ BR एक्ट डील करता है पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 14 कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी सेल क्रिएट एनी चार्ज अपॉन एनी अनपेड ऑफ द कैपिटल। दोस्तों एज पर द सेक्शन 15 जो BR एक्ट का है उसमें कहा गया कोई बैंकिंग कंपनी सेल पे नो बैंकिंग कंपनी सेल पे डिविडेंड ऑन इट्स शेयर। सेक्शन 17 में कहा गया है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी जो है एक रिजर्व फंड क्रिएट करेगा जो भी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है हर एक साल का, और उसे डिस्क्लोज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दोस्तों और उसे ट्रांसफर कर देगा रिजर्व फंड को सम इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 20% ऑफ सच प्रॉफिट। सेक्शन 18 कहता है कैश रिजर्व से डील करता है जो कि बैंक को मेंटेन करना है। सेक्शन 20 जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन और एडवांस से डील करता है। सेक्शन 28 डील करता है दोस्तों रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर टू रेमिट डेबिट बाय बैंक। RBI एक्सरसाइज करता है कंट्रोल एडवांस बाय बैंकिंग कंपनीज एज पर सेक्शन 21 ऑफ द BR एक्ट। सेक्शन 21A कहता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकिंग कंपनी नॉट टू बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय कोर्ट। सेक्शन 22 डील करता है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी से। सेक्शन 26 कहता है कि बैंक को सेक्शन 26 दोस्तों कहा गया है इसमें कि बैंक को एक रिटर्न ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट सबमिट करना है, वैसे मतलब वैसा अकाउंट जिसको ऑपरेट नहीं किया गया 10 साल तक। सेक्शन 26 से दोस्तों डील करता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डीफ अकाउंट से। सेक्शन 35 एम्पावर करता है RBI को कि वो इंस्पेक्ट करे किसी बैंकिंग कंपनी को और इसके बुक और अकाउंट को। सेक्शन 35 एम्पावर करता है RBI की वो डायरेक्शन दे बैंकिंग कंपनी को। सेक्शन 44 से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का डील करता है प्रोसीड्यूर फॉर अमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 45 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का डील करता है रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट टू कस्टमर। सेक्शन 45 जो है डील करता है नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट। सेक्शन 45 डील करता है नॉमिनेशन फॉर सेफ कस्टडी आर्टिकल। सेक्शन 49 डील करता है रजिस्ट्रेशन इम्पोज करता है डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस पे। बैंकिंग कंपनीज को प्रिपेयर करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट और अकाउंट एनुअली, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा गया है। जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होता है अकाउंट होता है उसे सबमिट किया जाता है रिटर्न्स के रूप में RBI को, और कॉपी को सबमिट करना होता है कंपनी के रजिस्ट्रार को। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो प्रोवाइड करता है इंस्पेक्शन और स्क्रूटनी ऑफ द बैंक ऑफ द बुक एंड अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। जितने भी बैंक है जिनका शेयर लिस्ट किया गया है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उन्हें रिक्वायर्ड है कि वो अपने अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करेंगे एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो कि सेक्शन 39 में कहा गया है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा जो भी फॉर्म हमारा 3rd शेड्यूल BR एक्ट में है। करंट गाइडलाइन के अनुसार बैंक जिसका शेयर लिस्टेड है कैपिटल मार्केट में वो पब्लिश करेंगे अपने अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट को एज पर परफॉर्मा सेबी प्रिस्क्राइब करती है। जो फॉरेन बैंक है उन्हें डिस्प्ले करना पड़ेगा कंस्पिशियस प्लेस में उनके प्रिंसिपल ऑफिस में एक कॉपी ऑफ द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। दोस्तों RBI का अप्रूवल मस्ट है इससे पहले कि अपॉइंट करे, रीअपॉइंट करे, रिमूव करे किसी ऑडिटर को या ऑडिटर्स को। जो रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट है प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ लिक्विड एसेट अंडर सेक्शन 24(3) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट है उसे सबमिट करना पड़ेगा 20 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ टू बी रिलेट। दोस्तों जो एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट है उसको सबमिट करना पड़ेगा RBI को विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। जो एक बैंकिंग कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा RBI को अंडर सेक्शन 25(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ क्वार्टरली रिटर्न रिगार्डिंग इट एसेट इन इंडिया। एंड सेक्शन 26 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो उसमें दोस्तों बैंकिंग कंपनीज को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंतर्गत प्रत्येक कैलेंडर ईयर के क्लोज के 30 दिन के अंतर्गत एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जो कि अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न होगा। सेक्शन 30 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वो एम्पावर करता है RBI को कि वो स्पेशल ऑडिट को ऑर्डर करे ऑफ द अकाउंट ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी। RBI जो है एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन यानी AFI कंडक्ट करता है बैंकिंग कंपनीज का। SPARC का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी प्रोग्राम ऑन असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल। जो DBS है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन को टास्क दिया गया कि वो इंस्पेक्ट करे, सुपरवाइज करे जो भी फंक्शन कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। DBS को बाइफर्केट किया गया DNBS में, यानी दोस्तों DNBS होता है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन और DBS होता है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। DBS कॉमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करता है। दक्ष एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू RBI मॉनिटर करते हैं कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट को। बैंकिंग कंपनीज को एमलगेट किया जा सकता है दूसरे बैंकिंग कंपनी के साथ अंडर सेक्शन 44A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे पावर दिया गया है कि वो एमलगेमेशन ऑर्डर कर सकता है 2 बैंकिंग कंपनीज का अंडर सेक्शन 396 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रिजर्व बैंक को ऑथराइज किया गया है सेक्शन 45 के अंतर्गत कि वो अप्लाई कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ऑर्डर ऑफ द मॉरिटोरियम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी बैंकिंग कंपनीज। दोस्तों टोटल पीरियड ऑफ मॉरिटोरियम जो है 6 महीने ज़्यादा नहीं होगा। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो ऑर्गेनाइज होता है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। जो मेन गोल है कोऑपरेटिव बैंक का कि वो प्रमोट करे सोशल वेलफेयर को। कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइज किया जाता है 3 टियर स्ट्रक्चर में। टियर 1 होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, टियर 1 कोऑपरेटिव बैंक को RBI गवर्नमेंट और
नाबार्ड फंड करती है। कंसेशनल SCRR SLR अप्लाई होता है टीयर 1 कोऑपरेटिव बैंक को। टीयर 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खरीदी जाती है। और दोस्तों टीयर 3 विलेज लेवल पे होता है जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक होता है। टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो नेशनलाइज बैंक के पास एक ऑनरशिप स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर होगी। नरसिम्हन कमेटी एक बैंकिंग रिफॉर्म में 1991-1998 में मोर प्राइवेट बैंक के लिए कॉल किया। RBI को पहला नेशनलाइज बैंक था भारत में। RBI को इस्टेब्लिश किया गया RRB को इस्टेब्लिश किया गया 1975 में। और अंडर द RRBs एक्ट 1976 RRB जॉइंट वेंचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, कमर्शियल बैंक 35%। एक RRB जो है अपना ब्रांच ऑपरेट नहीं कर सकता 3 ज्योग्राफिकल कनेक्टेड एरिया में। LAB को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1996 में। लोकल एरिया बैंक ऑर्गेनाइज किया था प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। दोस्तों एट प्रेजेंट 4 लोकल एरिया बैंक है, सब कुछ साउथ इंडिया में लॉकेटेड है। कमेटी जो कि श्री नचिकेत मोर के द्वारा हेड किया गया, वो 2 ब्रॉड डिज़ाइन के आए थे बैंकिंग सिस्टम का। एक था HDBS, एक था VDBS। HDBS मॉडल में जो बेसिक डिज़ाइन है बैंक का वो रिमेन वन ऑफ इट्स फुल सर्विस बैंक गिवन द इंटायर गैमेट ऑफ सर्विस पर्टेनिंग टू द पेमेंट। VDBS मॉडल में जो बैंक स्पेशलाइज इन वन ऑन बोर्ड पेमेंट, डिपॉजिट एंड क्रेडिट। NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFC का फंक्शन मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। NBFC को एक्टिविटी को बिगिन करने से पहले NBFC रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। IRDA यानी इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों बताया जा रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट किया जाता है NHB के द्वारा। इस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी SEBI, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी SEBI, म्यूचुअल फंड SEBI, वेंचर कैपिटल कंपनी SEBI। चिट फंड कंपनीज रेगुलेट किया जाता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। निधि कंपनी को रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर के द्वारा। जो की डिफरेंस है NBFC और बैंक के बीच में, जो कि विड्रॉ कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है कैश को, बट NBFC डू नॉट अलाउ विड्रॉल और डिपॉजिट कैश व्हेन इट इज नेसेसरी। दोस्तों NBFC डिपॉजिट को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। तो जो मिनिमम रिटर्न फंड होगा NBFC का वो कम से कम 2 करोड़ का होगा। NOF वो फंड होता है जो कि कंपनी ऑन करती है, अपना सारा इंटेंजिबल एसेट को डिडक्ट करते। NBFC जो है डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक डिपॉजिटर से। जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है इसके लिए पब्लिक डिपॉजिट लिया जा सकता है कंपनी के द्वारा, वो 12 महीने का होता है। RBI दोस्तों की रिपेमेंट को गारंटी नहीं करती किसी भी अमाउंट को जो कि NBFC ने लिया है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि NBFC जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करती जो कि RBI के रेट से ज़्यादा होगा। NBFC को एक रिकॉर्ड फर्निश करना पड़ता है स्टैट्यूटरी रिटर्न का। NBFC को क्वार्टरली रिटर्न फर्निश करना पड़ता है। NBFC को ऑडिटेड बैलेंस सबमिट करना पड़ता है हर एक साल में। NBFC को एसेटन करना पड़ता है अपना क्रेडिट रेटिंग हर एक 6 महीना में। NBFC जिसके पास पब्लिक डिपॉजिट 20 करोड़ से ऊपर है या एसेट 100 करोड़ से ऊपर है, उसे सबमिट करना पड़ेगा हाफ ईयरली ALM रिटर्न। दोस्तों जो NBFC के डिपॉजिटर होते हैं वो सिक्योरिंग फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते DICGC का। केवल NBFC जिसे ड्यूली क्रेडिट किया गया है और मैच करती है रिकमेंडेड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट जिसे MIGC कहा जाता है, वही एलिजिबल होती है कंडीशनल डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए पब्लिक डिपॉजिटर से। RBI ने रिस्ट्रिक्ट किया NBFC को कि वो एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करे। NBFC को मिनिमम 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है लिक्विड एसेट के फॉर्म में। यदि NBFC डिफॉल्ट करती है, अपने पेमेंट नहीं कर पाती है, तो डिपॉजिटर जो है सूट फाइल कर सकते हैं द कंपनी टू द NCLT एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नरसिम्हन कमेटी को कंसल्ट किया गया ट्वाइस बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए। ईज का फुल फॉर्म है इनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेंस रिफॉर्म। ईज 1.0 का एम था कि वह इनेबल करे बैंक को बैंकिंग फ्रॉम होम, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्यूसल एंड रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ लार्ज वैल्यू स्ट्रेस लोन अमंग अदर। ईज 2.0 फोकस था क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग पे। ईज 3.0 फोकस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इनटू डिजिटल एंड डाटा ड्रिवन बैंक। ईज 4.0 रिफॉर्म्स 204 की इनिशिएटिव पे ध्यान देता है 24/7 आवर बैंकिंग विद रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी एंड क्लॉथ बेस्ड IT सिस्टम। ईज 5.0 में PSB विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन न्यू एज कैपेबिलिटीज। ईज नेक्स्ट के अंदर 2 मेजर इनिशिएटिव है, ईज 5.0 एंड बैंक स्पेसिफिक 3 ईयर स्ट्रेटेजिक रोड मैप। मनी लॉन्ड्रिंग में दोस्तों तो मेन मोटिव होता है क्रिमिनल का कि वो चेंज करे सोर्स फ्रॉम विच मनी इज ऑब्टेन। जो हमारा PMLA का चीफ ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम फाइट करें। दोस्तों PMLA के अंदर जो प्रूफ का बर्डन है वो एक्यूज के पास लाई करता है। मनी लॉन्ड्रिंग पनिशेबल होता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल का, मैक्सिमम 7 साल का। ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करे। PMLA के अंदर जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो नेशनल एजेंसी है जो कि रिसीव करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करेगी इन्फॉर्मेशन जो कि सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल एक्शन को लीड करता है ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल कर सके। FATF को एस्टैब्लिश किया गया 1989 में और ये पेरिस में बेस्ड है। FATF दोस्तों असेसमेंट कंडक्ट करती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इंप्लीमेंटेशन का और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के इंप्लीमेंटेशन का, जिसको MLCFT कहते हैं। FIUIND इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि रिपोर्ट करती है डायरेक्टली टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। CTR होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग। PMLA के अनुसार बैंक को रिक्वायर है कि वो सबमिट करे डिटेल सारे कैश ट्रांजेक्शन का जो कि इसका वैल्यू 10 लाख से ऊपर है। STR होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएटरी जो है FIU को इन्फॉर्मेशन देगी जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कैश में हो या ना हो। SAR होता है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट। STR होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस
डिफरेंस ये है कि सस्पिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सस्पिशन एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा। दोस्तों सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कवर करता है एक्शन जो कि रिलेटेड होते हैं फ्लो ऑफ फंड से। CCR होता है काउंटरफिट करेंसी रिपोर्टिंग। PMLA की रिक्वायरमेंट है कि कैसे कैश ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करे जहाँ पे फोर्ज या काउंटरफिट इंडियन करेंसी नोट्स को यूज़ किया गया जेन्युइन के रूप में। NTR होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। NPO ट्रांजेक्शन रिपोर्ट NTR कहा जाता है, यानी एक रिसिप्ट होता है ट्रांजेक्शन, यदि मान लीजिए 10 लाख से ऊपर का इक्विवेलेंट का फॉरेन करेंसी में तो उसे FIUND को रिपोर्ट करना है। हवाला का मतलब ट्रस्ट होता है। हवाला एक सिस्टम है कि पैसा ट्रांसफ़र करे, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे पैरेलल अरेंजमेंट में, ठीक है। उसका हवाला एक सिंपल वे है मनी लॉन्ड्रिंग का और भारत में बैंड है। हवाला ट्रांजेक्शन में कोई फिजिकल मूवमेंट कैश का नहीं होता है। दोस्तों स्पेशल फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कि प्रिविलेज इट कन्फर्स टू द पर्सन हु रिसीव इट बोनाफाइड एंड फॉर वैल्यू। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होल्डर होते हैं उसे होल्डर कहा जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहा जाता है। उनके पास राइट होता है कि वो स्यू किया जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पे इन ऑन नेम। दोस्तों जो नेगोशिएशन होता है बियरर चेक का ये कंप्लीट होता है डिलीवरी के द्वारा। जो नेगोशिएशन होता है ऑर्डर चेक का ये कंप्लीट होता है डिलीवरी और एनडोर्समेंट के द्वारा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है NI एक्ट में, लेकिन जो सेक्शन 13 है वो कहता है कि NI मीन्स एंड इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक पेबल टू ऑर्डर और बियरर। जो बैंक ड्राफ्ट है दोस्तों एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है और कमर्शियल पेपर है, इन्हें ट्रीट किया जाता है क्वाजी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों एज पर इंडियन करेंसी एक्ट करेंसी नोट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो इट इज़ अ बियरर प्रॉमिसरी नोट। दोस्तों होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफेक्ट फ्री टाइटल मिलता है जबकि ट्रांसफर का डिफेक्टिव टाइटल होता है। दोस्तों उसके बाद यदि कोई ना ही बियरर ना ही ऑर्डर रिटर्न लिखा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो उसे ट्रीट किया जाता है पेबल एट ऑर्डर। यदि दोनों बियरर और ऑर्डर लिखा गया है तो बियरर ऑर्डर जो है और कुछ भी स्ट्रक नहीं किया गया है तो बियरर को पेबल होगा। सेक्शन 31 1934 RBI एक्ट कहता है कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा बियरर प्रॉमिसरी नोट इशू नहीं कर सकता। जो हमारा NI एक्ट 1881 का सेक्शन नंबर 20 है उसमें कहा गया है कि जिस इंस्ट्रूमेंट ऑन विच डेट पेई और अमाउंट इज नॉट मेंशन इट इज इनकोइट इंस्ट्रूमेंट। इनकोइट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट किया जाता है होल्डर के द्वारा और कंप्लीशन इज नॉट क्रिएटेड एट मटेरियल अल्टरेशन। दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिग्नेचर ना हो उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट के रूप में। एक इंस्ट्रूमेंट जिसको ट्रीट किया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में या प्रॉमिसरी नोट में होल्डर कैन ट्रीट BOE और PN। बियरर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जाता है मेयर डिलीवरी के द्वारा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जाता है इंडोर्समेंट फॉलोड बाय डिलीवरी। दोस्तों एज पर द सेक्शन 15 ऑफ द NI एक्ट 1881 जो इंस्ट्रूमेंट का साइनिंग होता है बैक पे या फेस पे या किसी स्लिप पे या पेपर एनेक्स देयर टू इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट दोस्तों इंस्ट्रूमेंट को ऑरिजिनली पेबल टू द ऑर्डर और बियरर बनाता है। एक इंडोर्समेंट जिसमें इंडोर्सर अपने आप इंडोर्सी बन जाता है उसे बैक टू बैक इंडोर्समेंट कहते हैं। बैक टू बैक इंडोर्समेंट दोस्तों इंडोर्सी रिकवर कर सकता है अमाउंट मनी फ्रॉम द पार्टीज प्रायर टू हिज इंडोर्समेंट। दोस्तों व्हेन अ ड्रॉअर ऑफ अ चेक हिमसेल्फ बिकम इंडोर्सी इट इज कॉल्ड नेगोशिएशन बैक। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज नेगोशिएशन बैक। इंडोर्समेंट दोस्तों फुल अमाउंट के लिए भी हो सकता है यदि पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है और नोट टू दैट इफेक्ट इज मेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड द सेम टू बी इंडोर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। माइनर जो है इंडोर्स कर सकते हैं अंडर सेक्शन 26 ऑफ द NI एक्ट बट ही विल नॉट बी लायबल एट इंडोर्सर। जो पेइंग बैंक है वो कंसर्न है वो इज कंसर्न अबाउट द रेगुलरिटी ऑफ इंडोर्समेंट एंड नॉट इट जेन्युइननेस। सेक्शन 85 है NI एक्ट का उसमें कहा गया है कि जितने भी इंडोर्समेंट होंगे बियरर चेक का वो मीनिंगलेस है, इंडोर्समेंट हैज नो इफेक्ट। सेक्शन 10 में कहा गया है कि जो पेमेंट है इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 6 में कहा गया है कि एक चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है। दोस्तों ट्रंकेटेड चेक का मतलब एक ऐसा चेक जिसको ट्रंकेट किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल या द क्लियरिंग हाउस के द्वारा या बाय द बैंक। दोस्तों एक चेक को ड्रॉ किया जाता है अलग अलग इंक में डिफरेंट हैंड राइटिंग में। चेक शुड बी रिटन इन हिंदी इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज। चेक डेटेड प्रायर टू डेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एंटीडेटेड चेक एंड कैन बी पेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू। दोस्तों पोस्ट डेट चेक मतलब एक ऐसा चेक जिसको डेट किया गया सब्सिक्वेंटली टू द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। एंटीडेटेड और पोस्ट डेट चेक वैलिड है एज पर लॉ। पोस्ट डेट चेक को पास किया जाएगा जो भी डेट लिखा गया उस पर। एक चेक स्टिल हो जाता है 3 महीने के यूज़ के बाद इशू होने के बाद। जो चेक के ड्रॉर होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं चेक की वैलिडिटी को। जो ड्रॉर है वो रिवैलिडेट कर सकते हैं चेक को किसी भी नंबर ऑफ टाइम में। एक चेक जो है जिसका इम्पॉसिबल डेट है 31 जून शुड बी पेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ ऑफ द और the check dated prior to the date of opening account or prior to the date of check can be paid if otherwise in order। सेक्शन 18 करता है NI एक्ट का यदि जो अमाउंट इन वर्ड है और फिगर है वो डिफर करेगा तो जो वर्ड में लिखा रहेगा वो अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेबल होगा। यदि बैलेंस अवेलेबल है अकाउंट में वो जस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेक है तो चेक को आप पे कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि नंबर ऑफ चेक को प्रेजेंट किया जाएगा सेम टाइम में और बैलेंस सफिशिएंट नहीं है सारे चेक को पे करने के लिए तो नॉर्मली प्रायोरिटी दिया जाता है चेक जो कि रेवेन्यू अथॉरिटी को फेवर कर रहा है। एज पर सेक्शन 65 ऑफ द NI एक्ट द पेमेंट ऑफ द चेक शुड बी मेड ओनली ड्यूरिंग बैंकिंग आवर। जो रिजनेबल अमाउंट है वो ड्रॉर को पे किया जाएगा बिजनेस आवर
के बाद भी दोस्तों यदि कोई म्यूटिलेशन है चेक में तो इसे कंफर्म किया जाएगा ड्रॉर के द्वारा। दोस्तों यदि कोई चेंज इन डेट है, अमाउंट है, नेम पे में तो मटेरियल अल्ट्रेशन कहलाता है। यदि ऑर्डर टू बियरर में मान लीजिए चेंज हो गया या कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग या कन्वर्टिंग स्पेशल क्रॉसिंग इनटू जनरल क्रॉसिंग, इसे भी मटेरियल अल्ट्रेशन कहा जाता है। जो बियरर टू ऑर्डर क्रॉसिंग चेक, कन्वर्टिंग जनरल क्रॉसिंग टू स्पेशल क्रॉसिंग, ये सभी मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होते हैं। यदि कोई मटेरियल अल्ट्रेशन चेक पे है तो उसे पे किया जाएगा ड्रॉर से कन्फर्मेशन लेके। सेक्शन 89 जो NI एक्ट का वो कहता है कि पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलता है यदि उसे पेमेंट उसने किया है मटेरियल अल्टर्ड चेक का। दोस्तों यदि पेई जो है फिक्सिस पर्सन है तो चेक को पे किया जाता है बियरर के द्वारा यदि बियरर को पेबल है। यदि पेई जो है फिक्सिस पर्सन है और यदि चेक पेबल इन ऑर्डर तो इट कैन बी पेड ओनली टू द ड्रॉर। यदि कोई फॉर्जरी है सिग्नेचर में तो सच इंस्ट्रूमेंट इज नल एंड वाइड। जो पेइंग बैंक है वो उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा यदि वो ऐसे चेक को पे करे। एवं द ड्रॉर माइट हैव बीन केयरलेस इन कस्टडी। यदि चेक को साइन किया गया है ड्रॉर के द्वारा खुद बट इन डिफरेंट फैशन तो बैंक विल नॉट बी लायबल। दोस्तों डुप्लीकेशन ऑफ चेक सीरीज को अवॉइड करने के लिए 6 डिजिट SAN शॉर्ट अकाउंट नंबर को प्री प्रिंट किया जाता है MICR कोड और ट्रांजेक्शन कोड के बीच में। यदि चेक या ड्राफ्ट जो है अपने फेस में 2 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइन बियर करेगा, ठीक है, तो इसे जनरल क्रॉसिंग माना जाता है। जनरल क्रॉसिंग डायरेक्शन होता है बैंकर को कि वो चेक को सेम बैंक के थ्रू ड्राफ्ट के माध्यम से पे करे। या दोस्तों यदि मान लीजिए कि नेम ऑफ सिटी लिखा गया 2 पैरेलल के वजह से दिल्ली तो वो जनरल क्रॉसिंग ही माना जाएगा और चेक को किसी बैंक को ही पे किया जाएगा। यदि चेक या ड्राफ्ट बियर करता है नेम ऑफ द बैंक अक्रॉस फेस विद और विदाउट 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन आइदर विदाउट द वर्ड नॉन नेगोशिएबल इट इज टू बी स्पेशल क्रॉस। 2 तरह का क्रॉसिंग होता है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। एक चेक जिसमें स्पेशल क्रॉसिंग होगा उसे आप नेम्ड बैंक को ही पे कर सकते हैं। जो NI एक्ट होता है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक टू द बैंक इन कैश। दोस्तों स्पेशल क्रॉसिंग के लिए जरूरी नहीं है कि चेक शुड बियर 2 पैरेलल लाइन। जो हमारा प्रोविजन होता है क्रॉसिंग और एप्लीकेबल ओनली टू चेक्स एंड ड्राफ्ट एंड नॉट टू प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। जो चेक क्रॉस किया जाता है 2 बैंकों के से रिटर्न किया जाएगा अनपेड क्रॉस बाय एनी वन बैंक। जो अकाउंट पे क्रॉसिंग होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता लॉ के द्वारा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है बैंकर के बीच में। अकाउंट पे ही क्रॉसिंग डायरेक्शन होता है कलेक्टिंग बैंकर को। जो नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग होता है उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक चला जाता है नेगोशिएबिलिटी का। जो क्रॉसिंग का कैंसिलेशन होता है दोस्तों वो आप ड्रॉर के द्वारा किया जाता है ओनली अंडर इट फुट सिग्नेचर। जो पेइंग बैंक होंगे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रॉस चेक और ड्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉसिंग एंड पेमेंट हैज बीन मेड इन ड्यू कोर्स। यदि कोई बैंक एक चेक को पे करती है क्रॉस डायरेक्शन के वायलेशन में तो वो लायबल होगा ट्रू ऑनर के लिए चेक के लिए। यदि कोई चेक या ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाएगा इससे पहले कि उसे लॉन्च किया जाए बैंक के पास कलेक्शन के लिए तो बैंक पेमेंट रिसीव करेगी अपने कस्टमर के लिए। कन्वर्जन एक इलीगल इंटरफेरेंस होता है ट्रू ऑनर के राइट के साथ। फॉर्जरी एक तरह का कन्वर्जन है जहाँ पे ड्रॉर सिग्नेचर को फोर्स किया जाएगा। पेइंग बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि अकाउंट को डेबिट करे। जो ये फैक्ट को प्रूव करने का जो ऑनर्स है कि सिग्नेचर फोर्ज है वो कस्टमर के पास रहता है। दोस्तों फोर्ज चेक के केस में जो कलेक्टिंग बैंक है वो प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 131 ऑफ द NI एक्ट। जो पेनल प्रोविजन है डिसऑनर ऑफ चेक का ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड वाज रिकमेंडेड बाय राज मानर कमेटी। यदि कोई चेक रिटर्न किया जाएगा बैंक अनपेड के द्वारा ये रीजन के साथ कि फंड इनसफिशिएंट है तो दोस्तों वो उसने ऑफेंस किया है। जो मैक्सिमम पनिशेबल होता है ऑफेंस का वो होता है 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। चेक डिसऑनर ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट बिंग स्टॉप बाय द ड्रॉर और बिंग अकाउंट बिंग क्लोज विल अट्रैक्ट पेनल्टी। यदि मान लीजिए कोई कंपनी या प्रत्येक पर्सन जो कि ऑफेंस कर रहा है उसने कमिट किया हु वाज इन चार्ज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते चेक बाउंसिंग के लिए। यदि मान लीजिए कि डिसऑनर ऑफ चेक फ्रॉम वांट ऑफ फंड द कंप्लेंट शुड बी मेड इन द कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बैंक चेक रिटर्निंग मेमो हैविंग ऑफिशियल मार्क ऑफ द बैंक शैल बी प्रेज्यूम्ड टू बी प्रूफ ऑफ द डिसऑनर चेक। दोस्तों यदि डॉक्यूमेंट्री बिल एक ऐसा बिल होता है जिसका कंपनी क्या है किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट टाइटल गुड के द्वारा। एकोमोडेशन बिल का मतलब एक ऐसा बिल जो कि इशू किया गया बिना किसी कंसिडरेशन का। यदि किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में या किसी प्रॉमिस नोट में इंटरेस्ट रेट नहीं मेंशन है तो 18% पर एनम होगा। बिल को एक्सेप्ट करने के लिए ड्रॉई को लग गया था 48 आवर। यदि कोई यूजांस बिल है पेबल आफ्टर द डेट ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। ये 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है वो लॉ किया जाता है यूजांस बिल के केस में। यदि ड्यू डेट फिक्स है पार्टिकुलर डे में तो कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा। यदि बिल मैच्योर होता है पब्लिक हॉलीडे में तो दोस्तों वो ड्यू फिल करेगा इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे। यदि ड्रॉई को एक्सेप्ट नहीं करता है बिल को स्टिपुलेटेड पीरियड में तो उसे डिसऑनर माना जाता है नॉन एक्सेप्टेंस के द्वारा। यदि डिसऑनर को सर्टिफाई किया जाएगा नोटरी पब्लिक के द्वारा तो ऐसा सर्टिफिकेट को हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। फॉरेन बिल के लिए दोस्तों नोटिंग और प्रोड्यूसिंग कंपलसरी है। यदि कोई बिल डिसऑनर होता है नॉन एक्सेप्टेंस से तो होल्डर जो रिकवर कर सकता है अमाउंट फ्रॉम ऑल प्रायर पार्टी एक्सेप्ट ड्रॉई। यदि कोई बिल को डिसऑनर किया गया नॉन पेमेंट के कारण आफ्टर एक्सेप्टेंस तो होल्डर जो है अमाउंट रिसीव करेगा सारे प्रायर पार्टी के द्वारा। दोस्तों यूजांस बिल के केस में यदि यूजांस बिल 3 महीना का है तो कोई स्टाम्प ड्यूटी को लेवी नहीं किया जाता है। दोस्तों लॉरी रिसिप्ट जो कि IBA के द्वारा अप्रूव किया गया वो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एयरवे बिल दोस्तों नाइदर डॉक्यूमेंट टोटल गुड है नहीं रिकॉग्नाइज किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में। प्रॉमिसरी नोट के केस में जो कि इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा
तो यदि मान लीजिए कि पेमेंट में कोई डिफॉल्ट हो जाएगा एक इंस्टॉलमेंट में, तो इंटायर अमाउंट बिकम पेबल। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, उससे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रॉमिसरी नोट के रूप में। यूजांस प्रॉमिसरी नोट के केस में 3 डे ऑफ ग्रेस डे आर टू बी एडेड। दोस्तों यदि बिल को ड्रॉ किया गया है डेज में, तो जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करें तो फर्स्ट डेट टू बी एक्सक्लूडेड, लास्ट डेट टू बी इंक्लूडेड। जो बिल पेबल होता है 100 मंथ के बाद, तो दोस्तों सेक्शन 23 ऑफ द NI बिकम पेबल ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द मंथ। बिल पेबल आफ्टर सो मेनी मंथ वेयर मंथ हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग डेट, द पीरियड शैल बी हेल्ड टू टर्मिनेट ऑन द लास्ट डे ऑफ सच मंथ। दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे होगा तो सेक्शन 25 कहता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को पेबल किया जाएगा नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे में। सेक्शन 25 NI का कहता है कि पब्लिक हॉलीडे इंक्लूड संडे, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, एनी अदर डे डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इससे डिक्लेयर करती है डे को पब्लिक हॉलीडे, तो कोई जरूरी नहीं है बैंक को वेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के लिए। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबिलिटी होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जाता है बहुत बार। बैंक नोट या करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं है। दो तरह के पार्टीज होते हैं प्रॉमिसरी नोट में, एक होता है मेकर और एक होता है पेयर। एक होता है मेकर या पेयर, एक होता है पेई। जिस पर्सन को जो पर्सन प्रॉमिसरी नोट बनाता है उसे मेकर कहा जाता है। जिस पर्सन को प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस को जो जब पेई टू द प्रॉमिस इज मेड कॉल्ड पेई। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट बोथ द मेकर एंड पेयर मस्ट बी इंडिकेटेड एंड विद सर्टेनिटी। 3 पार्टीज होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर, और दोस्तों वो पर्सन होता है जो कि इंटाइटल है कि वो पेमेंट रिसीव करेगा दूसरे से, जिसे ड्रॉई कहा जाता है। ड्रॉई वो पर्सन होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है, वो उसे डेटर भी कहा जाता है। पेई दोस्तों पर्सन होता है इसके लिए पेमेंट किया जाता है। द पेई मस्ट बी ड्रॉड हिमसेल्फ और थर्ड पार्टी लाइक अ बैंक। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट होता है ड्यू डेट से पहले उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। यदि रिटायरमेंट ऑफ बिल के केस में ड्रॉड कुछ डिस्काउंट भी अलाउ कर सकता है, ऐसे डिस्काउंट को हम लोग रिबेट ऑन बिल कहते हैं। डिमांड ऑर्डर के केस में स्टॉप पेमेंट को ऑर्डर नहीं किया सकता। दोस्तों एक्सेप्ट फॉर ऑनर इन इज द वन हु अंडरटेक एक्सेप्टर फॉर ऑनर इज द वन हु अंडरटेक टू एक्सेप्ट एंड पे बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज नॉट डिसऑनर्ड। होल्डर होने के लिए पर्सन जो है नेम किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट में एज अ पेई और इंडोर्सी, और ही मस्ट बी बेयरर और देयरऑफ। A person who has obtained possession of an instrument by theft or under forged instrument is not a holder. An agent holding an instrument for his principal is not a holder. The holder implied de jure, that is holder in law. जब भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इस व्यू के साथ कि अदर पर्सन एज द होल्डर, देन द इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू हैव बीन नेगोशिएटेड एज पर सेक्शन 56 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पार्शियल इंडोर्समेंट इज इनवैलिड। जब भी कोई इंडोर्सर नेगोशिएट करता है एक इंस्ट्रूमेंट को और फिर उसका होल्डर बन जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड बैक टू दैट इंडोर्सर। जब भी कोई इंडोर्सर को जो उसने अपनी लायबिलिटी को एक्सक्लूड किया एंड आफ्टरवर्ड बिकम अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इंटरमीडिएट इंडोर्सी आर लेवल टू हिम। इंडोर्सर में लिमिट हिज लायबिलिटी इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे लिमिट कर सकता है? सेंस रिकॉर्स इंडोर्समेंट से अपना लायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट बना के। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट दोस्तों एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और इसके फर्दर नेगोशिएबिलिटी को सील करता है। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट प्रिवेंट करता है अनऑथराइज पर्सन के रिस्क को कि वो पेमेंट ऑपरेट कर ले फ्रॉड या फॉर्जरी के माध्यम से। सैंड रिकोर्स का मतलब होता है विदाउट रिकोर्स या विदाउट रेफरेंस। जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर किया जाता है सैंड रिकोर्स, तो जो इंडोर्सर है वो नेगेटिव लायबिलिटी एंड एक्सक्लूड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द रिस्पांसिबिलिटी टू ऑल द सब्सिक्वेंट इंडोर्सी। एक माइनर जो कि इनकॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो अपने आप को बाइंड नहीं कर सकता पार्टी के द्वारा किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, चाहे माइनर ड्रॉअर हो, बैकर हो, एक्सेप्टर हो या इंडोर्सर हो, वो किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए लायबल नहीं है। सेक्शन 26 NI एक्ट का एक्सक्लूड करता है माइनर्स की लायबिलिटी को। एक जनरल अथॉरिटी बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए और अपने डेट को डिस्चार्ज करने के लिए डज नॉट कन्फर अपॉन एजेंट द पावर टू इंडोर्स बिल। यदि एजेंट जो है पर्सनल लायबिलिटी को स्किप नहीं कर सकता। यूजुअली द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉअर ऑफ बिल और चेक सेकेंडरी एंड कंडीशनल। जो एक्सेप्टर का लायबिलिटी होता है, मेकर का बिल का लायबिलिटी होता है, वो प्राइमरी होता है, अनकंडीशनल होता है। FEMA was introduced to deregularize and have liberal economy in India। कि फेमा को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करें। फॉरेन एक्सचेंज फेमा 1999 डील करता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट से, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से। फेमा इंपावर करता है रिजर्व बैंक को कि वो रेगुलेशन फ्रेम करे ताकि प्रोहिबिट करें, रिस्ट्रिक्ट करें, रेगुलेट करें ओपनिंग, होल्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट। फेमा सभी ब्रांचेस के लिए अप्लाई होता है, सभी ऑफिसेज और एजेंसी के लिए अप्लाई होता है। जितने भी ट्रांजेक्शन में फॉरेन एक्सचेंज है उसे क्लासीफाई किया जाता है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि फॉरेन एसेट को अल्टर करे या फॉरेन लायबिलिटी को अल्टर करे किसी इंडियन रेजिडेंट का। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक डेफिनेशन है, कोई अकाउंटिंग का लीगल डेफिनेशन नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन का मेन काम है कि वो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को कवर करे, क्रॉस बॉर्डर लोन को कवर करे। कैपिटल अकाउंट रिकॉग्नाइज करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फॉरेन एसेट में। RBI को इंपावर किया गया है कि वो रेगुलेट करे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को। सेक्शन 3 जो है फेमा 1999 का, इसमें सारे डीलिंग जो है फॉरेन एक्सचेंज में ऑथराइज पर्सन के द्वारा होंगे। ऑथराइज डीलर के एक पर्सन होता है जो कि फिजिकली ऑथराइज होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करे। ऑथराइज मनी चेंजर इंटिटीज़ होते हैं जो कि ऑथराइज किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा अंडर सेक्शन 10। AMC एक फुल्ली फ्लेज मनी चेंजर होता है जो कि ऑथराइज होता है RBI के द्वारा ताकि वो डील करे फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस।
सो फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड 3000 प्लस MCQs फॉर BRBL, सो फ्रेंड्स वी हैव प्लान फॉर दैट। हमारे पास दोस्तों हर एक यूनिट का लगभग आप हर एक यूनिट से 100 प्लस MCQs अवेलेबल हैं, जो कि ओवरऑल 3000 प्लस MCQs कवर होते हैं। यदि आपको इस तरह के MCQs की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल रिगार्डिंग हाउ टू परचेज दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो फ्रेंड्स, AMC के बारे में बात करते हैं। AMC एक फुली फ्लेज मनी चेंजर है जो कि RBI के द्वारा ऑथराइज है कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा। दोस्तों FFMC ऑथराइज है कि वो इशू करेगा, इनकैश करेगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रैवलर चेक और करेंसी नोट को। FEMA में फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। फॉरेन करेंसी, इसके अंदर डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक सभी आते हैं। जो हमारे पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है ताकि आप फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को चेक कर सकें। कोई भी पर्सन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एक लिमिट से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज FEMA 1999 में। जब तक ट्रांजैक्शन को परमिट नहीं किया जाएगा एज पर रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। दोस्तों, जो FEMA का हेड ऑफिस होता है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। जो फॉरेन एक्सचेंज जो परचेज कर सकते हैं किसी ऑथराइज पर्सन से, जैसे AD कैटेगरी 1 बैंक, AD कैटेगरी 2 बैंक। ट्रैवलर जो कि दूसरे कंट्री में जा रहे हैं अदर दैन A और B, तो उन्हें वो परचेज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी नोट अप टू $3000 पर विजिट। जो भारत के निवासी हैं वो यदि भारत से बाहर गए टेम्प्रेरी विजिट पे, वो भारत में ला सकते हैं अपने रिटर्न में करेंसी नोट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट्स अप टू अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 25,000। कोई भी पर्सन भारत में ला सकता है नेपाल या भूटान से करेंसी नोट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट एक्सीडिंग ₹100। दोस्तों, यदि कोई एग्रीगेट वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज का करेंसी नोट, बैंक नोट, ट्रैवलर चेक के फॉर्म में $10,000 से ज़्यादा है तो दोस्तों उस केस में से डिक्लेयर किया जाएगा कस्टम अथॉरिटीज़ को एयरपोर्ट में और इन द करंट डिक्लेरेटिव फॉर्म यानी CDF में। जो फॉरेन ट्रिप से रिटर्न होने पर ट्रैवलर को सरेंडर करना पड़ेगा अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज, जो कि करेंसी नोट के फॉर्म में हेल्ड किया गया, ट्रैवलर चेक के फॉर्म में हेल्ड किया गया विद इन 180 डेज ऑफ रिटर्न, यानी 180 दिन के रिटर्न के 180 दिन के अंतर्गत ये सभी चीज़ उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। दोस्तों, जो रेजिडेंट है वो फॉरेन कॉइन को होल्ड कर सकते हैं बिना किसी लिमिट का। LRS होता है लिबराइज रेमिटेंस स्कीम। RBI के अनुसार फॉरेन एक्सचेंज को ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी ऑथराइज डीलर के द्वारा प्रायर अप्रूवल रूट के द्वारा। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है 25 लाख $2.5 लाख US पर ईयर फॉर द फॉलोइंग पर्पस क्या है? मान लीजिए प्राइवेट विजिट है किसी कंट्री में, डोनेशन गिफ्ट है, गोइंग आउट ऑफ इंडिया, रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर इमिग्रेशन, बिजनेस ट्रैवल अब्रोड, अटेंडिंग स्पेशलाइज ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेट डोनेशन के केस में जो हमारा फॉरेन अर्निंग का 1% है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर और $5 लाख विच एवर इज लेस फॉर स्पेसिफाइड पर्पज। स्टडिंग अप्रोड के लिए $2.5 लाख US पर एकेडमिक ईयर। कमीशन का यदि पेमेंट है तो आउटसाइड इंडिया फॉर सेलिंग ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट। दोस्तों, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस रिम्बर्समेंट, तो यहाँ पे $1 लाख US का लिमिट है। दोस्तों, मान लीजिए कि रिलेटिव आउटसाइड इंडिया के मेंटेनेंस के लिए रेमिटेंस है, तो सैलरी ऑफ अ पर्सन नॉट बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया। दोस्तों, पेमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि इनेबल करता है पेयर और बेनिफिशियरी के बीच में पेमेंट के बीच में। इसके अंदर क्लियरिंग, पेमेंट, सेटलमेंट सर्विस ये सभी आते हैं। FMI एक मल्टीलैटरल सिस्टम होता है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन के बीच में इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑपरेटर। फिर दोस्तों बताया जा रहा है FMI सिस्टम को यूज़ किया जाता है क्लियरिंग, सेटलिंग और रिकॉर्डिंग पेमेंट के लिए। जो हमारा CPSS है यानी कमिटी ऑन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, और IOSC या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन है, ये इशू करता है PFMI यानी प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। FMI सब्जेक्टेड है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सच PFMI। जो 3 डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया RBI के द्वारा और रुपे क्रेडिट कार्ड के द्वारा UPI में, UPI लाइट, भारत बिल पे, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट। जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट इनेबल करता है प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। बाई चार्ज का मतलब होता है कि आप एक क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एसेट में। हाइपोथिकेशन होता है कि आप फ्लोटिंग एसेट में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाइपोथिकेशन के अंदर जो सिक्योरिटी का पोजीशन है वो बोरोवर के पास रहता है। जो गुड्स का बेलमेंट होता है उसे हम प्लेस कहते हैं। किसी भी गुड्स का बिलमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में उसे हम लोग प्लेस करते हैं। KGC यानी की सेट कैश क्रेडिट में जो स्टॉक जो है सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है विल बी स्टोर्ड इन गोडाउन एंड गोडाउन की विल बी विद द बैंक। दोस्तों, लीन के केस में जो लेंडर उन्हें राइट मिलता है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं जो कि कलेक्टर के रूप में यूज किया जा सकता है। प्लेज एक राइट है जो कि क्रेडिटर को दिया जाता है ताकि वो रिटेन करे, डिपॉजिट करे सिक्योरिटी को जब तक लोन अमाउंट डिस्चार्ज ना हो जाए। प्लेज के केस में जो कि पोजीशन क्रेडिटर के पास रहता है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है। दोस्तों, मॉर्गेज एक इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में ताकि आप पेमेंट को सिक्योर कर सकें बाय वे ऑफ लोन। ऑनरशिप का जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का या किसी बेनिफिट, इंटरेस्ट, राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी टू अनदर, इसको हम लोग डीड ऑफ असाइनमेंट कहते हैं। दोस्तों, जो भी लोन बुक डेप्ट के अगेंस्ट यानी रिसेबल के अगेंस्ट या जो भी अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है उसके अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग असाइनमेंट कहते हैं। जो फिक्स चार्ज होता है एक तरह का चार्ज होता है जो कि प्रॉपर्टी एसेट पे क्रिएट किया जाता है।
जिसका आइडेंटिटी, नेचर, ऑनरशिप जिसका चेंज नहीं हो। फ्लोटिंग चार्ज ऐसे एसेट पे क्रिएट किया जाता है जो कि चेंज ऑफ ऑनरशिप अंडरगो करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लिमिटेड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज दैट इज थ्रू सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम। टीपी एक्ट दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से डील करता है। टीपी एक्ट पर्टेन्स टू द वॉलंटरी ट्रांसफर एग्जीक्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है ये डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। टीपी एक्ट के अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास ये सभी नहीं आते हैं। दोस्तों जो भी पर्सन है जिसके पास इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो ऑथराइज है कि वो इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है। मॉर्गेज एक ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस बाय द वे ऑफ लोन। मॉर्गेज ट्रांजैक्शन में जो ट्रांसफर होता है उसे मॉर्गेजर कहते हैं, ट्रांसफरी को मॉर्गेजी कहते हैं। मॉर्गेज ट्रांजैक्शन में प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट जो पेमेंट जिसका सिक्योर किया जाता है टाइम बिंग के लिए उसे मॉर्गेज मनी कहते हैं। सिंपल मॉर्गेज एक ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पे बिना पॉजिशन मॉर्गेज प्रॉपर्टी के पॉजिशन को डिलीवर किए मॉर्गेजर पर्सनली बाइंड होता है ताकि वो मॉर्गेज मनी को पे करेगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है सिंपल मॉर्गेज के अंदर दो पार्ट होते हैं, कोवेनेंट होता है और एक होता है दोस्तों कोवेनेंट। मॉर्गेजर के पार्ट में होता है वो डेप्ट को पे करता है, एग्रीमेंट होता है जो कि मॉर्गेजी को एम्पावर करता है कि वो मनी को रियलाइज़ करे। सिंपल मॉर्गेज के केस में जो मॉर्गेजी है उसके पास दो काउज ऑफ एक्शन होते हैं डेप्टर के डिफॉल्ट में एंड राइजिंग आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ द कोवेनेंट। सिंपल मॉर्गेज में जो मॉर्गेजी है वो बाउंड नहीं है कि स्यू, नॉट बाउंड टू स्यू फॉर बोथ द रेमेडीज साइमल्टेनियसली। जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है वो अवेलेबल नहीं होता है मॉर्गेजी के केस में, सिंपल मॉर्गेज के केस में। यूसी फ्रक्चरी मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज होता है जहाँ पे creditor is placed in possession of the property to enjoy the rent and profit until his claim satisfy। यूसी फ्रक्चरी मॉर्गेज केस में कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होता है मॉर्गेजर के पार्ट में। यूसी फ्रक्चरी मॉर्गेज केस में जो मॉर्गेजी होता है वो इंटाइटल नहीं होता है कि मॉर्गेज को फोरक्लोज करे या सेल के लिए स्यू हो। इंग्लिश मॉर्गेज केस में जो मॉर्गेजर है वो पर्सनली बाइंड करता है कि वो मॉर्गेज मनी को रिपे करेगा सर्टेन डेट में। इंग्लिश मॉर्गेज केस में जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर होता है मॉर्गेजी को। ये ट्रांसफर दोस्तों प्रोविजन से सब्जेक्टेड होता है। इंग्लिश मॉर्गेज कॉम्बिनेशन है सिंपल मॉर्गेज का और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का। इंग्लिश मॉर्गेज केस में जो ऑनरशिप एंड प्रोपोजिशन है वो मॉर्गेजी के पास होता है। इंग्लिश मॉर्गेज केस में मॉर्गेजर के पास पर्सनल लायबिलिटी होता है कि वो लोन रिपे करेगा। इंग्लिश मॉर्गेज केस में डिफॉल्ट होने पे मॉर्गेज जो है वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इक्विटेबल मॉर्गेज यानी मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एक ऐसा मॉर्गेज होता है जहाँ पे पर्सन जो है किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है वो डिलीवर करता है क्रेडिटर को या उसके एजेंट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों मॉर्गेज जो कि सिंपल मॉर्गेज नहीं है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल नहीं है, यूनिफैक्चरिंग मॉर्गेज नहीं है, इंग्लिश मॉर्गेज नहीं है, उसे हम लोग एनोमलस मॉर्गेज कहता है। एनोमलस मॉर्गेज कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे मॉर्गेज का। मॉर्गेज इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी में जो कि मॉर्गेजर के द्वारा किया जाता है लोन की सिक्योरिटी के लिए। चार्ज ट्रांसफर नहीं होता किसी इंटरेस्ट का। जब भी मॉर्गेज ट्रांसफर करते हैं बाय मॉर्गेज इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। दोस्तों राइट ऑफ रिडेम्पशन का मतलब होता है कि लोन के रिपेमेंट पे मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। मॉर्गेजर के पास इंटाइटल्ड है इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन का। फोरक्लोजर एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लैंडर अटेम्प्ट करते हैं कि वो मनी को अमाउंट जो कि डिफॉल्टेड लोन पे ऑड है उसे रिकवर कर सकें। जो रिवर्जन होता है वो रेसिड्यू होता है किसी ओरिजिनल इंटरेस्ट का जो कि लेफ्ट है आफ्टर द ग्रांटर हैज ग्रांटेड द लेसी ऑन स्मॉल स्टेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है केवल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से। अटेस्टेशन वैलिड होता है, कंप्लीट होता है जब दो विटनेस साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट को रजिस्टरिंग करने का एडवांटेज ये है कि जो भी पर्सन डील करता है प्रॉपर्टी के साथ वो बॉन्ड होगा राइट से। फिर दोस्तों गिफ्ट एक ट्रांसफर होता है सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का। यदि दोस्तों एक्शनेबल क्लेम होता है अनसिक्योर्ड डेप्ट का। इन द टीपी एक्ट सेक्शन 81 डील्स विद डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। So friends, let's discuss the next point. I think this thing we have discussed English mortgage, reverse mortgage. I think we have already discussed. दोस्तों MSME की बात करें तो MSME का जो कंसेप्ट है पहली बार लाया गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में। जो MSME का नया डेफिनेशन है वो 2020 से इफेक्टिव है। एज पर द न्यू डेफिनेशन है कंपोजिट क्राइटेरिया। माइक्रो इंटरप्राइज एक ऐसा इंटरप्राइज होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। स्मॉल इंटरप्राइज एक ऐसा इंटरप्राइज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में वो 10 करोड़ से ज़्यादा ना हो, टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो। मीडियम इंटरप्राइज एक इंटरप्राइज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो, टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा ना हो। दोस्तों जितने भी यूनिट है जिसके पास GSTIN है लिस्टेड अगेंस्ट द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर शैल बी कलेक्टिवली ट्रीटेड एज वन अकाउंट। NB MSME स्टैंड फॉर नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। जो मिनिस्ट्री इंचार्ज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME का वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं NB MSME का। MSME सावधान डील करता है वैक्सेसियस इशू ऑफ डिलेइंग पेमेंट। दोस्तों यदि बायर जो है पेमेंट नहीं कर पाता है अमाउंट को सप्लायर को तो वो लायबल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा विद मंथली रेस्ट। MSCPC का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल। जो SARFAESI एक्ट 2002 है वो एक लेजिस्लेशन है जो कि हेल्प करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो इंश्योर करे कि एसेट क्वालिटी मल्टीपल एज में। SARFAESI एक्ट डिटेल प्रोविजन देता है फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट जो है 3 मेथड होता है रिकवरी का, NPA का। ये जो एक्ट है ये 3 मेथड प्रोवाइड करता है NPA रिकवरी का। पहला है सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा एसेट रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है कि आप पूल करें, रिपैकेज करें फाइनेंशियल एसेट को जो भी लोन आपने दिया है इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक एक्टिविटी होता है कि आप बैड और नॉन परफॉर्मिंग
एसेट को परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करें। सारफेसी एक्ट इंपावर करता है लैंडर को यानी बैंकर को, यहाँ पे बोरोवर डिफॉल्ट करे कि वो नोटिस इशू करे डिफॉल्टिंग बोरोवर और गारंटर को। दोस्तों जो भी सारफेसी एक्ट के अंदर एक्शन लिया जाएगा वो इनिशिएट किया जा सकता है सूट फाइल्ड अकाउंट में बिना कोर्ट और डीआरटी के परमिशन का। जो भी सेक्शन सारफेसी एक्ट के अंदर एक्शन होगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सारफेसी एक्ट को यूज़ करने का, वो ये है कि सेम इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, जैसे दोस्तों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इस एक्ट के आउट ऑफ परव्यू में है। जो मिनिमम डेप्ट अमाउंट है डीआरटी को अप्रोच करने का वो 20 लाख है, जबकि मिनिमम डेप्ट अमाउंट है सारफेसी एक्ट के अंदर रिकवरी का वो 1 लाख है। सारफेसी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्लिगर का मतलब एक पर्सन जो कि लायबल है ऑरिजिनेटर के लिए। डीआरटी जुरिडिक्शन कवर करता है बैंक का लोन जिसका आउटस्टैंडिंग 20 लाख से ज़्यादा है, और दोस्तों पहले कटअप लिमिट 10 लाख था। फिर उसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है दोस्तों कि हमारा जो ऑर्डर डीआरटी के द्वारा पास किया जाएगा वो एप्लीबल होता है 45 डेज़ के अंदर डेट ऑफ अपील के अंदर। जो भी पेटिशन होता है ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी डीआरटी से पास हो रहा है वो डिस्पोज किया जाएगा डीआरटी के द्वारा 6 महीने के अंदर। जो भी इंडिविजुअल है उनके लिए इंसॉल्वेंसी का मतलब बैंक्रप्सी होता है, और कॉर्पोरेट के लिए इसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी कहते हैं। इंसॉल्वेंसी आईबीसी ने रिगार्ड किया है कि स्टेट जहाँ पे एसेट इंसफिशिएंट होता है लायबिलिटी को मीट करने के लिए। दोस्तों बैंक्रप्सी एक सिचुएशन होता है जहाँ पे एप्लीकेशन दिया जाता है अथॉरिटी को जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं, और दोस्तों वो सीख करते हैं कि उन्हें एक बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाए। बैंकरप्ट एक कॉन्क्लूसिव इंसॉल्वेंट होगा, जबकि जहाँ पे सारा इंसॉल्वेंसी सारा बैंकरप्सी नहीं करता है। दोस्तों बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीडिंग होता है जहाँ पे पर्सन या बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि अनेबल्ड होते हैं कि वो अपने आउटस्टैंडिंग डेब्ट को रिपे कर सकें। लिक्विडेशन होता है कॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी का वाइंडिंग अप। जो एनसीएलटी या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो एडवोकेट करते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कंपनी। दोस्तों डीआरटी एडवोकेट करते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल। आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 2016 को। इंडिविजुअल या दूसरे पर्सन के लिए एडवोकेटिंग अथॉरिटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं, उनका अपील डीआरटी के पास होता है और फिर उसे सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का मतलब जिस डेट में एप्लीकेशन को इनिशिएट किया गया ताकि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सके एडवोकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड स्टार्ट का मतलब होता है कि 180 डेज बिगिनिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब एक पर्सन जिसमें टू हुम एन ऑपरेटिंग डेब्ट इज आउट। रिजोल्यूशन प्रोफेसर का मतलब एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर जो कि अपॉइंट किया गया ताकि वो कंडक्ट करे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन CIRP को कंडक्ट करे। दोस्तों इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एक कलेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि लैंडर को डील कर सके ओवरऑल डिस्ट्रेस पोजीशन ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर। आईबीसी दोस्तों फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का 90 डेज़ के अंदर। यदि इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व ना किया जाए तो बोरोवर का जो एसेट है वो सोल्ड किया जाएगा ताकि क्रेडिटर को रिपे कर सकें। जो प्रोविजन है इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन से रिलेटेड कॉर्पोरेट डेटर का वो एप्लीकेबल तभी होगा जब डिफॉल्ट अमाउंट जो है 1 लाख रुपये से ज़्यादा है। एक प्री पैक एक एग्रीमेंट होता है डेब्ट के रिजोल्यूशन का किसी डिस्ट्रेस कंपनी के लिए। जो प्री पैक स्कीम होता है वो फास्टर रिजोल्यूशन यील्ड करता है देन CIRP। दोस्तों जो कॉर्पोरेट CIRP एक रिकवरी मैकेनिज्म है क्रेडिटर के लिए किसी कॉर्पोरेट डेटर का। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू किसी एसेट का कॉर्पोरेट डेटर का। बैंकर बुक के अंदर सारे बुक आते हैं, लेजर, डे बुक, कैश बुक और सारे अदर रिकॉर्ड्स आते हैं। SCSLC सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो हमारा अवार्ड होता है वो कॉन्सुलेटर के द्वारा पास किया जाता है जो कि सेक्शन 21 ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग है। यदि डिस्प्यूट लोक अदालत में सेटल हो जाए तो कोर्ट फी जो कोर्ट में पे किया जाएगा वो वापस मिल जाता है। मोबाइल लोक अदालत सिस्टम के अंदर दोस्तों एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करता है डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। CP एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन रूल के अनुसार कोई फ़ी नहीं होगा 5 लाख तक के केस को फाइल करने में। कोई अपील नहीं हो सकता है सेटलमेंट मेडिसिन के थ्रू CP कोर्ट में। लिमिटेशन लॉ सजेस्ट करता है कि जो भी डिस्प्यूट है क्लेम में रेमेडीज़ है वो लाइव तभी होगा फॉर लेजिस्लेटिवली पीरियड ऑफ टाइम। जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो स्पेसिफाई करता है कुछ प्रिस्क्राइब पीरियड जिसके अंदर सूट को अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन किया जा सकता है। यदि डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाए या टाइम बार्ड हो जाए तो बैंकर जो है कोई लीगल कोर्स नहीं ले सकता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सटेंडेड तभी होता है जब बोरोवर ऑफ हिज ड्यूटी ऑथराइज एंड मेक पार्ट रिपेमेंट ऑफ द लोन। यदि कोर्ट क्लोज होता है एक्सपायरेशन के डेट में ऑफ द लिमिटेशन पीरियड द सूट अपील्ड और एप्लीकेशन में बी मेड। दोस्तों एक्नॉलेजमेंट इज टू ऑब्टेन फ्रॉम गारंटर विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ गारंटी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी इज टू ऑब्टेन टू एक्सटेंड लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ मॉर्गेजी। तो सेक्शन 3 जो है बार करता है रेमेडीज़ को बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट विच रेमेडीज रिलेटेड टू। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मतलब एक्सटेंशन ऑफ टाइम गिवन इन सर्टन केसेज। लिमिटेशन पीरियड दोस्तों डिमांड प्रॉमिसरी नोट DPN के केस में 3 साल होता है। लिमिटेशन पीरियड यूजान्स बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 साल होता है ड्यू डेट से। लिमिटेशन पीरियड गारंटी के केस में 3 साल होता है डेट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ गारंटी से। दोस्तों लिमिटेशन पीरियड मॉर्गेज के केस में 12 साल का होता है। मॉर्गेज के केस में दोस्तों पॉजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी यदि मान लीजिए कि इमोबल प्रॉपर्टी का पॉजिशन है तो 30 साल के लिए होता है जब से मॉर्गेज इंटाइटल टू पॉजिशन हुआ है। एक डायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे इंडिविजुअल एंटिटीज़ को। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा। दोस्तों एक नॉन रेजिडेंट लायबल होता है टैक्स के लिए इनकम पे जो कि रिसीव किया गया या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और विच एक्रूज और राइजेज और डीम टू बी एक्रूड राइजेज।
जो ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द प्रीवियस ईयर को रेफर किया था असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब 12 महीना का पीरियड होता है जो कि 1 डे ऑफ अप्रैल के साथ हर एक साल कमेंस होता है और ख़त्म होता है 31 ऑफ द मार्च। एक कैपिटल एसेट जो कि टैक्स पेयर के द्वारा हेल्ड किया जाएगा 30 दिन से ज़्यादा समय के लिए नहीं, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है। दोस्तों मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एमिटी एक मेजर होता है ताकि इनकॉर्पोरेट कर सके सभी फर्म को इनकम टैक्स ब्रैकेट में। जो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन होता है उसके अंदर आप स्पेसिफिक टैक्स डिडक्शन को हटाएंगे, ब्रेक को हटाएंगे, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इंपोज किया जाता है फर्म पे। जो MAT है उसे कैलकुलेट किया जाता है एडजस्टेड ओवरऑल इनकम में। जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है वो इंपोज नहीं होता है कैपिटल गेन एग्जाम पे। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, टर्न ओवर टैक्स को जनरली कहा जाता है। एक टैक्स होता है जो कि लायबल होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन कैरिड आउट रिकॉग्नाइजेबल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। कोई डोमेस्टिक कंपनी लायबल होता है DDT के लिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल एक पैनल होता है जिसके अंदर 3 सीनियर रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जिनको पावर दिया जाता है ताकि वो रिव्यू करें SSC की ऑब्जेक्शन को और इशू करें नेसेसरी डायरेक्शन। दोस्तों अब GST पहली बार लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2017 को। GST एक टैक्स है जो कि लेविट किया जाता है जब भी कंज्यूमर गुड्स और सर्विस बाय करते हैं। GST एक सिंगल टैक्स है गुड्स और सर्विस के सप्लाई में, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट होता है जो कि हर एक स्टेज पे पे किया जाता है अवेलेबल होता है सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन में। GST के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है गुड्स और सर्विस टैक्स में। दोस्तों CGST और IGST इनिशिएट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर दोस्तों कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक टैक्स होता है जो कि लेवी किया जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटी डेरिवेटिव इन इंडिया। एग्रीकल्चर कम्युनिटी एग्जेम्प्टेड है CTT से। नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर या अदर नॉन फेरस मेटल, कॉपर, वो टैक्स किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉमिस होता है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। एक ऑफर और इन्विटेशन की हम दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। ऑफर एक प्रपोजल होता है जबकि इन्विटेशन एक ट्रीट होता है, एक इन्वाइटिंग समन टू मेक अ प्रपोजल। इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट विच लीड्स टू द ऑफर। एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाएगा प्रॉमिस हो जाएगा। जो पर्सन प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिस कहलाता है। प्रॉमिसेस जो कि कंसिडरेशन का पार्ट होता है उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है वो वाइड हो जाता है यदि वो इन्फोर्सेबल होगा। दोस्तों एक्सेप्टेंस रिवोक किया जाता है किसी भी समय में इससे पहले कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे जो कि एग्रीमेंट करेंगे बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट इंटर टू एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। दोस्तों माइंड्स का मीटिंग ऑफ माइंड्स इज कॉल्ड कंसेशन एट एटम। जब भी एग्रीमेंट का जो कंसेंट है वो क्वेश्चन के कारण होता है, फ्रॉड के कारण या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कहा जाता है। जब भी दोनों पार्टीज जो एग्रीमेंट में है वो अंडर ए मिस्टेक हैं, ठीक है, तो उसे एग्रीमेंट को वाइड माना जाता है। फ्री कंसेंट एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट का। जब भी दोनों पार्टी से किसी एग्रीमेंट का वो अंडर ए मिस्टेक है तो उसे एग्रीमेंट को वाइड माना जाएगा। यदि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूट के लिए एग्री करते हैं तो उसे माना जाता है नोवेशन। फ्रॉड का मतलब और इसके अंदर इंक्लूड होता है कोई भी एक्ट कमिट जो कि पार्टी की तरह कमिट किया गया। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि अपने प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकें। दोस्तों सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट एक पर्सन होता है जो कि एम्प्लॉयर होता है कि वो कोई काम करे दूसरे के लिए, रिप्रेजेंट करे डीलिंग में। एजेंट हैविंग अथॉरिटी टू डू एज एन अथॉरिटी टू एवरी लॉफुल एक्ट। दोस्तों बेलमेंट एक गुड्स का डिलीवरी होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के द्वारा किसी पर्पज़ के लिए अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट सेल व्हेन द पर्पज़ इज एक्कम्प्लिश। क्विड पी क्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एग्रीमेंट जो कि 2 पार्टीज़ के बीच में इंटर किया गया कि इस कंडीशन के साथ कि मनी पेबल होगा फर्स्ट पार्टी के द्वारा सेकंड पार्टी को ऑन द हैपनिंग ऑफ फ्यूचर एंड सर्टेन इवेंट। तो दोस्तों उसे वैगरिंग एग्रीमेंट या वैगर कहा जाता है। कंटिजेंट एग्रीमेंट दोस्तों टू डू और नॉट डू एनीथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन और वाइड। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट जो है इम्पॉसिबल टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज वाइड। इन केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल अदर इलीगल द लीगल ब्रांच अलोन कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। दोस्तों रेसिशन एक अनमेकिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज़। एक पर्सन जो कि गुड्स फाइंड करता है, गुड्स बिलोंगिंग टू अदर एंड टेक्स देम टू कस्टडी, इज सब्जेक्टेड टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। एक गारंटी विच एक्सटेंड टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। जो सिक्योरिटी का जो डेथ होता है ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी एज एन रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। दोस्तों बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल लेटर बाय व्हिच प्रिंसिपल लेटर इज रिलीज्ड। दोस्तों यदि क्रेडिटर कोई एक्ट नहीं करता जो कि इनकंसिस्टेंट हो राइट ऑफ द सिक्योरिटी और ऑमिट टू डू एनी एक्ट विच इज ड्यूटी ऑफ द राइट सिक्योरिटी। दोस्तों बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है वाइडेबल होता है बेलर के ऑप्शन में इफ द बेली डू नॉट एक्ट विद इन द रिगार्ड ऑफ द गुड बेल। दोस्तों जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास कोई राइट नहीं है कि ऑनर को सू करेगा फॉर कॉम्पेंसेशन ऑफ ट्रबल एंड एक्सपेंस वॉलंटरली इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो पॉनी है वो गुड्स को जो प्लेस गुड है वो रिटेन कर सकता है डेप्ट के पेमेंट के लिए भी और प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए भी। दोस्तों अथॉरिटी को इम्प्लॉयड तब माना जाता है जब वो इन्फर्ड हो किसी सर्कमस्टांस से जो कि केस का सर्कमस्टांस है। जब भी एक पर्सन इम्प्लॉय करते हैं दूसरे को कि वो एक्ट करे जो कि क्रिमिनल एक्ट है तो इम्प्लॉय लायबल नहीं होता है एजेंट के लिए। दोस्तों टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि साइलेंस में किया गया हो। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि 2 पार्टीज़ के बीच में साइन किया गया हो जो कि अभी तक अपने लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किए हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फॉलो करता है जो भी लॉ प्रिस्क्राइब किया गया किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल है एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ के लिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि
फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 40 आवर ऑफ वर्क पर वीक होता है, ये मैक्सिमम 60 आवर पर वीक जा सकता है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट सेट किया जाता है स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट डील करता है वर्कर्स के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है प्रोफेशनल सर्विस के लिए। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टीज होते हैं जो कि प्रॉमिस करते हैं कि वो एक्शन लेंगे तो समथिंग ऑफ वैल्यू। तो अनकंसाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे कंसिडर किया जाता है अनजस्ट। एडिशन कॉन्ट्रैक्ट को टेक इट और लिव इट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर विटनेसेस, सिग्नेचर और सील्स होते हैं। फिर दोस्तों ये दिस थिंग्स लेट अस एक्सक्लूड दिस थिंग्स। ओके, जनरल ऑफर होता है ऑफर टू द होल वर्ल्ड। एक्सप्रेस ऑफर होता है ऑफर विच इज मेड बाय द वर्ड आइदर ओरल और इन राइटिंग। काउंटर ऑफर होता है जब भी पर्सन जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफर को। पोस्ट कंसिडरेशन के केस में प्रॉमिसर ने रिसीव किया कंसिडरेशन को डेट ऑफ प्रॉमिस से पहले। फ्यूचर कंसिडरेशन के केस में जब भी कंसिडरेशन दोस्तों फ्यूचर डेट पे जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब स्ट्रॉन्गर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। फिर दोस्तों नेक्स्ट मैंने बताया जा रहा है एक ट्रस्ट को क्रिएट किया जाता है बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। कोएर्सन बताया जा रहा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज एट ऑल, इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ में भी एक्सक्यूज। दोस्तों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जो हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट का सब्सिट्यूशन है एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। दिस थिंग वी हैव डिस्कस व्हाट इज रेसिशन, व्हाट इज लिमिशन, व्हाट इज वेवर। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार एक माइनर वो होता है जो कि 18 साल तक नहीं पहुंचा है। सेक्शन 11 जो कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट कहता है माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, माइनर जो है अपना पावर डेलीगेट नहीं कर सकता दूसरे को। सेक्शन 26 एनआई एक्ट कहता है कि माइनर ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है चेक को या बिल को, बट ही कैन नॉट बी लायबल। इन केस ऑफ डिपॉजिट मेड्स इन द नेम ऑफ माइनर द नॉमिनेशन शैल बी मेड बाय द पर्सन लॉफुली इंटाइटल्ड टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर। दोस्तों जैसे मेजोरिटी अटेंड करेगा 6 महीने के अंदर माइनर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा ऑप्शन कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू कर सकता है। यदि वो साइलेंट है तो उसे लेवल किया जाएगा एब इनिशियो। माइनर यदि मेजोरिटी अटेंड कर लेगा तो दोस्तों चेक्स वी शुड नॉट पे चेक साइन बाय द गार्डियन दो द चेक इज डेटेड प्रायर टू द अटेंडिंग मेजोरिटी। इस सेक्शन 6 के अनुसार हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट के अनुसार फादर नेचुरल गार्जियन होता है किसी हिंदू माइनर बॉय का या अनमैरिड गर्ल का। यदि हस्बैंड माइनर है या माइनर गर्ल है वो विडो हो जाती है तो हर फादर इन लॉ आफ्टर हिम द मदर इन लॉ विद द गार्जियन थ्रू ऑन नेचुरल गार्जियन। दोस्तों एज पर पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू मुस्लिम फादर इज नेचुरल गार्जियन। इन केस ऑफ मुस्लिम द फादर डाई विदाउट लिविंग बिहाइंड द विल द फादर पेरेंटल गार्जियन विद द गार्जियन। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन केस में क्या है, हिंदू के केस में क्या है। जॉइंट अकाउंट ऑफ 2 माइनर कैन बी ओपन प्रोवाइडेड बोथ एटलीस्ट 10 years of age and लिटरेट्स। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट विद माइनर एंड गार्जियन वी कैन एक्सेप्ट एदर और सर्वाइवर ऑपरेशन कंडीशन। एक बियरड चेक जो कि कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया माइनर के द्वारा वो माइनर के रूप में पे किया जा सकता है, उसे वैलिड डिस्चार्ज आप दे सकते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो भी चेक इशू किया गया है गार्जियन के द्वारा प्रायर टू द डेट ऑन विच माइनर रिटेन मेजोरिटी बट पेनिटेड आफ्टर द एबव डेट आर टू बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इन केस ऑफ अकाउंट वेयर ऑपरेशनल कंडीशन अदर सर्वाइवर द अल्टरेशन ऑफ चेक कैन बी कंफर्म बाय एनी ऑफ द अकाउंट होल्डर। इन केस ऑफ फॉर्मर नंबर 1 expires after obtaining death certificate, the bank can delete the name of deceased depositor without any formality. दोस्तों इन केस ऑफ अकाउंट जॉइंटली ऑपरेटेड एनी वन ऑफ द अकाउंट होल्डर कैन स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक बट रिवोकेशन हैज़ टू बी डन बाय ऑल जॉइंटली। सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट के केस में जैसे माइनर का अकाउंट हो, एनआरआई का अकाउंट हो, प्रत्येक ऑपरेशन में भी अदर देन डिपोजिटर तो लेटर ऑफ अथॉरिटी पेबल टू नंबर 1 अकाउंट पेबल जॉइंटली पेमेंट बाय वे ऑफ क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट अथवा द रिपेमेंट ऑप्शन और कंडीशंस। दोस्तों एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 100 तो विच कैन बी रिड्यूस टू 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, 20 फॉर बिजनेस अदर दैन बैंकिंग। ये जो प्रत्येक पार्टनर होते हैं वो एजेंट होते हैं फर्म का और दूसरे एजेंट और दूसरे पार्टनर के भी एजेंट होते हैं। जो फर्म का डिसॉल्यूशन होता है डेथ में, इंसॉल्वेंसी में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डिसॉल्यूशन काउज करता है। यदि किसी अकाउंट में डेबिट बैलेंस नहीं है तो ऑफिसर को स्टॉप कर देना चाहिए। यदि अनरजिस्टर्ड फर्म को दूसरे फर्म को स्यू नहीं कर सकता अपने नाम में। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक पार्टनर जो कि एजेंट होता है पार्टनरशिप होगा वो डिलीगेट नहीं कर सकता अपना अथॉरिटी किसी आउटसाइडर को। एलएलपी एक बॉडी होता है जो बड़ी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी है जो कि अपने पार्टनर से सेपरेट होता है। एलएलपी लाइबल होता है दोस्तों, लाइबल होता है फुल एक्सटेंड के लिए अपने एसेट के लिए। एक बड़ी कॉर्पोरेट जो है एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं। एचयूएफ दोस्तों पार्टनर नहीं हो सकते एलएलपी में। माइनर जो है एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकते। एलएलपी को रजिस्ट्रेशन चाहिए आरओसी के साथ। एलएलपी एग्रीमेंट का जो कॉपी है वो सारी पार्टनर के द्वारा साइन किया जाएगा। जो एलएलपी का ऑथराइज सिग्नेचर होता है उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर कहा जाता है। एलएलपी एक्ट के अनुसार कोई रिजोल्यूशन नहीं रिक्वायर्ड होता है। दोस्तों एलएलपी को कन्वर्ट नहीं कर सकते कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में, कोई प्रोविजन नहीं है एलएलपी एक्ट के अंदर चार्ज के रजिस्ट्रेशन के आरओसी के साथ। दोस्तों प्राइवेट कंपनी केस में नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 200 मिनिमम 2। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2 मैक्सिमम नो सीलिंग। पब्लिक कंपनी केस में जो अफेयर होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वो मैनेज किया जाता है मिनिमम 3 डायरेक्टर के द्वारा, मैक्सिमम कोई सीलिंग नहीं है। पब्लिक कंपनी केस में जो लिमिटेड वाले शेयर हैं 7 मिनिमम मेंबर, कोई मैक्सिमम सीलिंग नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी इंट्रोड्यूस बाय वे ऑफ कंपनीज बिल 2013। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्समेंट ऑफ बिजनेस आरओसी इशू करती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी होता है
दोस्तों कंपनी जो है अपने एमओई के बियॉन्ड नहीं जा सकती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लॉज होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी का। बोरोइंग पावर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रजिस्टर्ड है, पेड अप कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स। जो डेट डायरेक्टर का डेथ हो जाएगा वो इफेक्ट नहीं करेगा अकाउंट में ऑपरेशन को। दोस्तों कॉमन सीन इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज नॉट ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। जो चार्ज रजिस्ट्रेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है प्रेज ऑफ गुड के केस में। सेक्शन 125 जो कंपनीज एक्ट का है उसमें कहा गया है कि जो चार्ज क्रिएट किया जाता है कंपनी के एसेट में हैव टू बी रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को एडिशनल फी पे करना पड़ता है, नॉट एक्सिंग टेंट ऑफ स्पेसिफाइड फी। दोस्तों बताया जा रहा है कि नॉन फिलिंग ऑफ पार्टिकुलर नॉन रजिस्ट्रेशन रेंडर द बैंक एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जो चार्ज रजिस्टर के लिए या मॉडिफिकेशन फॉर्म CSG 1 इज टू बी फिल्ड। दोस्तों एज पर हिंदू कॉमन लॉ द हिंदू सिख जैन से ऑफ द कम्युनिटीज फॉर्म HUF। दो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, एक है तो दया भेंगा जो कि एप्लीकेबल होता है दोस्तों बंगाल और आसाम में, ठीक है। और दोस्तों दूसरा है हमारा दूसरा मिताक्षरा। HUF के अंदर एक कॉमन लिविंग एंसेस्टर होते हैं और उसके मेल और फीमेल और डिसेंडेंट होते हैं। जो एल्डर मेंबर होता है कर्ता कहा जाता है। को फास्टनर पेमेंट स्टॉप नहीं कर सकते जब तक ऑथराइज नहीं हो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। HUF दोस्तों जो कि लीगल पर्सन नहीं है वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप में इंटर नहीं कर सकता। ट्रस्ट एक जनरली क्रिएट किया जाता है, ट्रस्ट डीड के द्वारा सारे कंसर्न मैटर को गवर्न किया जाता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के द्वारा। जो इंसॉल्वेंसी और डेथ किसी ट्रस्टी का जो डेथ और इंसॉल्वेंसी है वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता है। एक मैंडेट में किसी विटनेसिंग या स्टाम्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड होगा या नोटराइज होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी या मैंडेट को डेथ इंसैनिटी इंसॉल्वेंसी के द्वारा रिवोक किया जा सकता है। कंपनी एक्ट 2013 को प्रिसीड किया गया कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा। जो रजिस्ट्रार होते हैं जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं वो एलोकेट करते हैं CIN यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर किसी कंपनी को। दोस्तों कंपनी एक लीगल पर्सन है इन आई ऑफ लॉ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। दोस्तों लाइफ ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी के लिए डेप्ट के लिए दिस क्रिएटर कैन स्यू इट एंड कैन नॉट इट मेंबर हु लायबिलिटी इज लिमिटेड। दोस्तों कंपनी कैन ऑन एंड एंजॉय प्रॉपर्टी इट्स ऑन नेम। जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हैंड में लाई करता है। कॉर्पोरेट बिल का मतलब एक लीगल कंसेप्ट, यहाँ पे कंपनी को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाएगा कंपनी के मेंबर से। दोस्तों यदि कंपनी कोई डेप्ट या कोई किसी लॉ को कंट्रावीन करे तो कॉर्पोरेट बिल कंसेप्ट का मतलब होता है कि मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर्स। सब्सिडरी और पब्लिक कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होगा। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होता है प्राइवेट कंपनी केस में वो 200 से ज़्यादा नहीं होगा, जबकि कोई रजिस्टर नहीं है पब्लिक कंपनी के केस में। दोस्तों जो डायरेक्टर का जो मिनिमम नंबर ऑफ है उसमें दो डायरेक्टर होंगे, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। OPC डिफर करता है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में सारे एस्पेक्ट में। OPC एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसका लिमिटेड लायबिलिटी है मेंबर का, जबकि सोल प्रोप्राइटरी केस में जो ऑनर का लायबिलिटी होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। 1% कंपनी के केस में जो 1% कंपनी है वो मेंशन किया जाएगा ब्रैकेट बिफोर द नेम। दोस्तों एक नेचुरल पर्सन जो है मेंबर इसमें एक 1% कंपनी नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ OPC एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। स्मॉल कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी और पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। कोई भी सर्कमस्टांस के अंदर यदि कंपनी डिपार्ट नहीं कर सकती अपने प्रोविजन जो कि इसके मेमोरेंडम में स्पेसिफाइड है। दोस्तों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सभी कंपनी को एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में MOE और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इससे पहले कि पर्सन डील करे कंपनी से वो इंस्पेक्ट करे इसके डॉक्यूमेंट को कंफर्मिटी एस्टैब्लिश करे। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक एक्सेप्शन है अर्ली डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। यदि किसी एक्ट को ऑथराइज किया गया MOE या IOE के द्वारा तो आउटसाइडर एज्यूम नहीं कर सकता है सारे डिटेल फॉर्मेलिटी और ऑब्जर्व इन डूइंग द एक्ट। दोस्तों NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है ताकि ओवरसीज करता है ऑडिटिंग प्रोफेशनल को। NCLT एक एजुकेटिंग अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। दोस्तों LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ दिस पार्टनर। LLP के अंदर एलिमेंट ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि LLP का परमिशन सेक्शन होगा। LLP कंटिन्यू कर सकते हैं अपने एग्जिस्टेंस को चाहे वो पार्टनर में चेंज क्यों ना हो। LLP केस में कोई पार्टनर जो है लायबल नहीं होता है अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्ट। जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो LLP के एजेंट्स होते हैं। प्रत्येक LLP का अपना एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होंगे और कम से कम 2 इंडिविजुअल होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर के रूप में। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है LLP में पार्टनर्स के रूप में। जो हमारा अकाउंट का स्टेटमेंट होता है इंसॉल्वेंसी सेल फिल बाय एवरी LLP। दोस्तों बताया जा रहा है LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो स्यू कर सकते हैं, ये स्यू किए जा सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या कोई बड़ी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकते हैं LLP में। इन केस ऑफ कंपनी नो इंडिविजुअल डायरेक्टर कैन कंडक्ट द बिजनेस और कंपनी बिल्ड इन LLP। दोस्तों बताया जा रहा है LLP एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो पार्टनर के रूप में ऐड कर सकता है। जो LLP में पार्टनर होता है वो इंटाइटल होते हैं कि LLP के बिजनेस को मैनेज करें। LLP को रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए भारत में। आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DPI डेजिग्नेटेड पार्टी जितने भी पर्सन या नॉमिनी होते हैं बड़ी कॉर्पोरेट का जो कि अपॉइंटेड होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP उनके पास DPIN होगा जो कि MCA के द्वारा एलोकेट किया जाता है। दोस्तों इन नियम को रिसीव करने के बाद यूज़र को E-Form 2 फाइल करना पड़ता है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू LLP। जो LLP एग्रीमेंट है उसे फाइल करना पड़ेगा रजिस्टर्ड इन Form 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। 1960 में राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है ट्रीट किया जाएगा फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। चूँकि इन्फॉर्मेशन जो कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट नहीं करेगा वो एग्जेम्प्टेड है।
अफेक्ट करेगा वो एग्जेम्प्टेड है आरटीआई के परव्यू से। इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरनल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्री उसे आप एग्जेम्प्टेड नहीं कर सकती, ये सभी एग्जेम्प्टेड है आरटीआई से। आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2013 में लाया गया था, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन से हटा दिया गया। ये जो भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो सर्विस है जो कि फैसिलिटेट करते हैं एप्पल को कि वो इंटरनेट को यूज़ करें, जैसे आईएसपी को, सर्च इंजन को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। दोस्तों होस्ट प्रोवाइडर होते हैं कंटेंट सर्विसेज का। दोस्तों मेजर प्रोविजन आईटी एक्ट का कि ओरिजिनल एक्ट एड्रेसेस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ई सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन ऑफ दोज रिकॉर्ड्स। पीसीए यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अपॉइंट करें जजेस को ताकि इन्वेस्टिगेट कर सकें दोज केसेस विद द फॉलोइंग ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। दोस्तों ओवरराइड क्लॉज और ओवरराइड प्रोविजन का मतलब ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम है, रूल्स का, प्रैक्टिसेस का, प्रोसेस का, जिसके थ्रू फर्म को डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस के अंदर ऑफेंस होता है जो कि कमिट किया जाता है प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, इसके अंदर फ्रेश ऑफेंस होते हैं हर एक टाइम या ऑकेजन ऑन विच कंटिन्यू। कंटिन्यूइंग ऑफेंस के को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर में, लेकिन इसका स्कोप को इस्टेब्लिश किया गया है मल्टीपल जुरिसडिक्शन में। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी, नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेज दैट कंस्टिट्यूट इस डिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनक्वाइट स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक अनरजिस्टर्ड एंड रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इफेक्टिव होता है थर्ड पार्टी के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो सिविल लायबिलिटी होता है एक लीगल ऑब्लिगेशन, इसके अंदर सारे पार्टीज को अपने डैमेज के लिए पे करना पड़ता है। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि किसी कंटिन्यूइंग पीरियड के 5 ईयर हैज़ बीन कन्विक्टेड। डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट एम्पियर एक इंटीग्रल पार्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। जो हमारा दोस्तों प्रोप्राइटरी एक्ट है उसे हम लोग प्रॉपर्टी एक्ट भी कहते हैं। ये एक थ्योरेटिकल या लीगल राइट है जो कि एंटिटी को अपना प्रॉपर्टी ऑन करना है। दोस्तों बताया जा रहा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर सारे जनरल पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर रहते हैं जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे डेट पर लायबिलिटी के लिए। जो फॉरेन रजिस्टर्ड का मतलब रजिस्टर ऑफ द होल्डर मेंटेन बाय द इशूअर। दोस्तों एक कंपनी जो है सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी यदि वो अपनी बॉन्ड इशू करती है फंड रेज करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रेफर किया जाता है सेशन कोर्ट जब भी एक्सरसाइज करती है अपनी क्रिमिनल कोर्ट मैटर के डिसीजन को अंडर सीआरपीसी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट बीआरबीएल के वीडियोज़ का क्विक रिविजन सेशन। होपफुली यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू।